वो कंपनीज, ये 17 लेक्चर नंबर 1, वो कंपनीज जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाया करती है ना, जैसे कि रिलायंस इज इनटू जियो, रिलायंस इज इनटू फार्मास्यूटिकल, रिलायंस इज इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस डिजिटल करके पूरा ब्रांड है, राइट। हर सेगमेंट का या हर बिजनेस का रिस्क और रिवार्ड अलग अलग है। बोलो समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है नए, लेकिन अकाउंट्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है, क्योंकि अकाउंट्स ऑप्शंस दिया करता था, यहाँ पर उन ऑप्शंस को सिंक्रोनाइज कर दिया है, और कुछ नहीं है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स। बोलो कोई डाउट? सो व्हाट इज द सेगमेंट? इससे पहले के 16 की टेंशन नहीं लेनी, वो जब अभी रिपीट हो गए तब आ जाएंगे, राइट। लेकिन समय पर तैयारी शुरू करना हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि यहाँ पर पेपर 6 है, कहने के लिए सब्जेक्ट 9 है। इज इट क्लियर? तो जितना जल्दी करो उतना जल्दी पास हो, है ना। So what is a segment? Distinguishable component of the business having separate risk and reward. आज रिलायंस के जियो का रिस्क और रिलायंस के डिजिटल का रिस्क सेम है क्या? या रिलायंस के जियो के रिवार्ड्स और रिलायंस डिजिटल के रिवार्ड सेम है कि अलग अलग? अलग अलग है, लेकिन कंपनी तो सेम है ना। तो कंपनी को अलग अलग अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। क्या ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी को पूरा प्रॉफिट एक साथ बता दिया जाए, ये लो रिलायंस का प्रॉफिट? अगर मान लो बता भी दिया तो भाई साहब को कहां से पता पड़ेगा? कहां से लगा? तो फिर वहां ऊपर 12th रिकॉर्ड होगी तो। हाँ, तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर रिलायंस के मुकेश अंबानी को पूरा सेगमेंट का प्रॉफिट एक साथ बता दिया जाए, ये लो, तो क्या कुछ खबर पड़ेगी उनको? क्या उनको सारा का सारा रिस्क एक साथ निकाल के दे दिया, सारे पूरे बिजनेस रिलायंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे दिया, तो वो भाप पाएंगे कि कितना रिस्क है मेरे बिजनेस में? नहीं। तो ये एज क्या बताता है? हर एक एंटरप्राइज जिसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, उनको अलग अलग रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग मतलब अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना, हम इस स्टैंडर्ड में सीखेंगे। इज इट क्लियर? इसीलिए नाम क्या है बोलो? सेगमेंट रिपोर्टिंग। What is a segment? Distinguishable component of the business having risk and reward in comparison to other segment, जिसके risk and reward separate है। आज जियो का रिस्क एंड रिवार्ड बचे हुए रिलायंस से अलग है, आज डिजिटल का रिस्क और रिवार्ड बचे हुए रिलायंस से अलग है। तो जहां जहां पर अलग अलग खेल होगा रिस्क एंड रिवार्ड का, वहां पर हमको अलग अलग सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। और कैसे बनाओगे, कब बनाओगे, ये सब कौन सिखाएगा हमको? ES17। सर हम अपनी मर्जी से बना लेते ना, तो वही तो मैंने अभी शुरू किया था। अगर हर आदमी अपनी मर्जी करेगा तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होगी? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होंगी? नहीं होगी। इसीलिए हमको ES17 की जरूरत पड़ती है। बोला हाँ या ना? सर कितने टाइप से सेगमेंट बनाए जा सकते हैं? मेथड पढ़ाने का वही है, पहले कंसेप्ट फिर क्वेश्चंस, ऐसे ही हमने 12th में भी पढ़ा, वैसे ही फाउंडेशन में पढ़ा, वैसे ही इंटर में पढ़ेंगे। पहले पूरा कंसेप्ट लिखेंगे, फिर हर एएस के आपको शीट और क्वेश्चंस अलग से सॉल्व और अनसॉल्व दोनों मिलेंगे। बोलो कोई डाउट? चैप्टर वेटेज इसका एग्जाम में 0 से 4 मार्क्स। जब मैंने बोला 0 से 4 मतलब अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में ऑप्शनल या मैक्सिमम कितने मार्क्स तक आ सकता है? 4 मार्क्स। क्लियर? सर सेगमेंट में कितने टाइप के बनते हैं? तो देखो जरा नेचर ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे मान लो कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो वो सिल्क डिवीजन अलग कर सकती है, कॉटन अलग कर सकती है, वुलन अलग कर सकती है। या मान लो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस वाली कंपनी है तो वो मशीन मेड गुड्स को अलग कर सकती है, हैंडमेड गुड्स को अलग कर सकती है। आते हैं ना आजकल तारीख में हैंडमेड पेपर, हैंडमेड शीट्स का बहुत जमाना चल रहा है, तो उसके लिए हैंडमेड अलग, मशीन मेड अलग कर दो। या कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में है तो रिटेलर सेगमेंट अलग हो गया, होलसेल सेगमेंट अलग हो गया, डायरेक्ट टू होम अलग हो गया। डायरेक्ट टू होम क्या होता है? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। इज इट क्लियर? या कोई कंपनी कस्टमर्स वाइज देखो तो इंडिविजुअल कस्टमर्स अलग हो गए, या डोमेस्टिक कस्टमर्स, इंटरनेशनल कस्टमर्स। इज इट क्लियर? इस हिसाब से बिजनेस सेगमेंट बन सकता है। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? आराम से उतार लीजिए यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से कॉपी करें, देन विल प्रोसीड फर्दर।
क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ दूं, बहुत जमाना हो गया आपको मेरी राइटिंग का दर्शन हुआ है ना। डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवार्ड इन कंपैरिजन टू अदर सेगमेंट्स। एक एएस की कॉपी, एक ऑडिट की कॉपी बनानी है, ठीक है। एएस की कॉपी में एएस का काम, ऑडिट की कॉपी में ऑडिट का काम। पहले पूरी थ्योरी लिखेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे। थ्योरी समझ में आई तो प्रैक्टिकल को हाथ लगा पाओगे, क्योंकि हर एएस का, यहाँ अकाउंट्स नहीं है, ध्यान रखना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्लियर? जो वहां फंडामेंटल में सीख लो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेम एंट्री तुम रेजोल्यूशन तक करते थे, वो काम नहीं है अब यहाँ। यहाँ हर एएस अपने अलग अकाउंटिंग इशू, अकाउंटिंग को अलग लेकर के आता है, इसलिए किसी भी एएस में नई एंट्री हो सकती है बैच में। बोलो समझ में आया? जिसका रिस्क एंड रिवार्ड सेपरेट है इन कंपैरिजन टू अदर सेगमेंट्स, एंड देन वी हैव डन बेसिस ऑफ मेकिंग द सेगमेंट्स। आराम से डायग्राम तक कॉपी करो, फिर आगे पढ़ाऊंगा। नहीं है ऐसा ऐसा काम करती कंपनी, बताओ कितने सेगमेंट होंगे? नो, आपको सेगमेंट देके रखेंगे, आपको पूछना ये चाहेगा इंस्टीट्यूट कि अलग अलग सेगमेंट को अलग अलग दिखाएं या नहीं दिखाएं। तो कौन कौन से सेगमेंट को अलग दिखाना और कौन कौन से सेगमेंट को अलग नहीं दिखाना है। मान लो क्वेश्चन में 10 सेगमेंट दिए, अब उस 10 में से 6 या 7 रिपोर्टेबल होंगे। क्या होंगे? रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल मतलब जिनका प्रॉफिट, जिनका इनकम, जिनका एक्सपेंसेस आपको अलग अलग दिखाना है, तो वही निकालना इस एएस का उद्देश्य। अगर आप बात करो तो आजकल यूट्यूब पे बहुत चलता है एबीसी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड मतलब इंस्टीट्यूट चाहे तो पूछे, चाहे तो ना भी पूछे, लेकिन अभी तक मैंने जहां तक देखा है न्यूज स्कीम में इसको पूछा है, ठीक। तो ध्यान रखना, बहुत ही इजी सा स्टैंडर्ड है, कोई फालतू मेहनत नहीं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस स्टैंडर्ड को पढ़ना। एग्जाम में एक दिन पहले सिर्फ 10 मिनट में इस स्टैंडर्ड को पढ़ा जा सकता है। कितने मिनट? 10 मिनट। थ्योरी वैसे भी लिखने को नहीं आती, ये लॉ नहीं है, प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा आता है वैसे ही आएगा, लेकिन वहां तक हम पहुंच सके इसलिए मैं आपको थ्योरी बेस लिखवा रहा हूं। क्लियर? हर स्टैंडर्ड की पहले थ्योरी लिखेंगे फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। चलिए, कई बार इस क्वेश्चन में, 2 मिनट अब रुक जाओ, पहले समझ लो। ऊपर वाला मीनिंग था बिजनेस सेगमेंट, किसका मीनिंग था? बिजनेस सेगमेंट। दो प्रकार के सीएस में बात की है, पहला होता है बिजनेस सेगमेंट, दूसरा होता है ज्योग्राफिकल सेगमेंट। पहला सेगमेंट कौन सा होता है बच्चों? बिजनेस सेगमेंट, वो अपने ऊपर पड़ा है, जिसका रिस्क एंड रिवार्ड अलग अलग है, होलसेल रिटेल अलग, सबसे बिजनेस कर रहे हो ना। ज्योग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है? डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिवार्ड इन कंपैरिजन टू अदर सेगमेंट। ये डेफिनेशन तो ऊपर वाली है, लेकिन इन अ दैट इज बेस्ड ऑन एरिया, दैट इज बेस्ड ऑन एरिया। अगर आप बात करो ना सीए कोर्स की, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो एनरोल होते हैं और जो पास भी होते हैं, आप कह सकते हो, वो हमारे राजस्थान का जो बेल्ट है, जिसको सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल बोला जाता है, यहाँ से इंस्टीट्यूट को मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस मिलते हैं और यहीं से मैक्सिमम बच्चा पास होता है। मतलब अदर सेगमेंट का फेल होता है वो नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि मारवाड़ियों में सबसे बड़ी कौम जैनी, महेश्वरी, इनका आप कह सकते हो एक तरीके से सीए का ठप्पा है। हर परिवार में 10-10 सीए, जैन परिवार या महेश्वरी परिवार में लगभग 10-10 सीए मिलेंगे आप। क्यों? ये जो पूरा बेल्ट है, उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, ये बेल्ट में मैक्सिमम इंस्टीट्यूट को नए स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन, और मैक्सिमम जब भी सीए का रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम बेल्ट में जो पासिंग रेशो होगा, वैसे इंस्टीट्यूट स्टेट वाइज डिक्लेयर नहीं करता है, लेकिन ये बात इंस्टीट्यूट के खुद प्रेसिडेंट भी मानते हैं कि मारवाड़ रीजन और मेवाड़ रीजन से मैक्सिमम सीए स्टूडेंट क्लियर करता है। ओके, तो यहां से इंस्टीट्यूट का रिस्क रिवार्ड अलग है, इसलिए हमारी रीजनल काउंसिल को नाम दिया सेंट्रल। क्या नाम दिया? सेंट्रल। उसी तरीके से दिल्ली वगैरह या जो हरियाणा, पंजाब, इधर नाम दिया एनआईआरसी। क्या नाम दिया? नॉर्थ इंडियन रीजनल काउंसिल। साउथ को साउथ इंडियन रीजनल काउंसिल। तो आईसीआई के लिए ये सारे रीजनल काउंसिल्स बिजनेस सेगमेंट नहीं है। ये कौन सा सेगमेंट है? ज्योग्राफिकल सेगमेंट, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन एरिया, दैट इज बेस्ड ऑन एरिया। समझ में आया? तो एरिया के हिसाब से वापस से सेगमेंट कैसे बन सकता है? आप देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और
वेस्ट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से आप जानते हो कि जो एशिया का एनवायरनमेंट है, एशिया में जिसमें हमारी कंट्री पाकिस्तान श्रीलंका वगैरह, यहाँ का बिजनेस का स्कोप अलग है, यूरोप का बिजनेस का स्कोप अलग है, यूएस का बिजनेस का स्कोप अलग है। इसको कहते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से। या कई बार करेंसीज के हिसाब से भी सेगमेंट बनते हैं, जैसे कि रुपए डॉलर पाउंड्स, आया ना। और कई बार पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से सेगमेंट बनाए जाते हैं, जैसे इंडिया के साथ बाउंड्री जो शेयर कर रहे हैं कौन, पाकिस्तान और चाइना। क्लियर? ऐसे सेगमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल सेगमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्योग्राफिकल। सर हमें क्या करना, हम बिजनेस के हिसाब से आंसर करेंगे या ज्योग्राफिक के हिसाब से? क्वेश्चन में दो वैरायटी होगी, या तो आपको अलग अलग बिजनेस का नाम देंगे तो बिजनेस सेगमेंट लिख के आना, ये एक ही एंटरप्राइज के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में तो कौन सा सेगमेंट लिखोगे? ज्योग्राफिकल से। बोलो समझ में आई बात? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? लिख लीजिए, ज्योग्राफिकल सेगमेंट को लिख लीजिए फटाफट से। बोलो इजी है? अरे इजी है नए स्टूडेंट्स? इजी है? इजी है। लिखो ज्योग्राफिकल सेगमेंट या ज्योग्राफिक सेगमेंट एक ही होता है। कई बार एग्जाम में ज्योग्राफिकल वर्ड लिख देते हैं, कई बार ज्योग्राफिक लिख देते हैं, बात एक ही है। बोलो समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अरे कोई डाउट? कॉपी क्राइटेरिया इस स्टैंडर्ड में रिपोर्टेबल सेगमेंट की लिमिट्स लगाने का। 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। मान लीजिए कोई एक एंटरप्राइज है जिसके 6 सेगमेंट है, ए बी सी डी और ई। कुछ भी हो सकते हैं, ए मोबाइल हो सकता है, बी एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उनका ऐसे आपको मान लो रेवेन्यू दिया, क्या दिया बेटा? रेवेन्यू। ए का 500 600 300 100 200। कुछ नहीं करना है, सबसे पहला क्राइटेरिया कहता है कोई भी सेगमेंट जो रिपोर्टेबल होगा रेवेन्यू के बेसिस पर, वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा जो कि टोटल रेवेन्यू के 10% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है। तो मुझे बताओ इस एग्जांपल में टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 1700 का 10%, 170। 170 से बड़ा कौन कौन है? ए बी सी और ई। बस इनको रिपोर्टेबल बना देंगे। एग्जाम में से इतना आसान नहीं आएगा, टिक 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 टिक। ये सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं अभी कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम में तीनों क्राइटेरिया एक साथ आएंगे। 3 लिमिट के क्राइटेरिया है, उसमें से पहला मैंने आपको अभी पढ़ाया है रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स, रेवेन्यू मतलब सेल्स। तो कुछ नहीं करना है, सेल अलग अलग दी होगी, टोटल मारो, टोटल का 10% लो, 10% से जो ज्यादा है वो सारे रिपोर्टेबल होंगे, बाकी सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं होंगे। इज इट क्लियर? कर लोगे? बोलो फर्स्ट टेस्ट क्लियर? समझ में आया? उतारो। हाँ ये फिक्स है, ये फिक्स है, क्योंकि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, हर बार परसेंटेज अलग अलग लगेगा तो फिर अकाउंटिंग ही पढ़ाता मैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं ना। बोलो गुड आउट। फर्स्ट क्राइटेरिया को लिखें विथ एग्जांपल। रिपोर्टेबल सेगमेंट वो होंगे जिनका रेवेन्यू 10% ऑफ द टोटल सेगमेंट रेवेन्यू से ज्यादा होगा, इक्वल टू नहीं, ज्यादा होगा। बोले गुड आउट। सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया को कॉपी करें जल्दी से। चलो दूसरा क्राइटेरिया होता है सेगमेंट असेट्स। कौन सा क्राइटेरिया? ये भी बहुत इजी है। ए की एसेट कितनी थी? 500। अरे करोड़ लाख कुछ भी हो सकता है, जैसे नेशनल इनकम में करते हैं ना वैसे ही। बी का 700, सी का 800 200 300, टोटल लगाओ कितना आया? 5 और 7। अरे सही जो लिखा है हमेशा सही नहीं मानना है, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ। तो 5 और 7 12 और 8 20, 20 और 2 22 और 23 2500। 2500 का 10% लो, कितना होगा? 250। 250 से ऊपर कौन कौन दिख रहा है? ए बी सी और ई, ये रिपोर्टेबल हो गया। समझ में आया? मजा इसमें नहीं है, मजा अगले में। तो अगला देखो, अगला क्राइटेरिया होता है रिजल्ट क्राइटेरिया। क्या होता है? अब रिजल्ट क्राइटेरिया में क्या होता है, कुछ सेगमेंट प्रॉफिट में होता है और कुछ सेगमेंट किसमें होते हैं? लॉस में। यहां पर ब्रैकेट वाला लॉस है और बिना ब्रैकेट वाला प्रॉफिट है, इसमें कुछ मान तो है नहीं, 11th क्लास से आपने यही सीखा। तो यहां पर
कहते हैं आपको 10% लेना तो है, लेकिन 10% आप इसका नेट का मत ले लेना। मतलब 300 प्लस 200 माइनस 100 प्लस 120 माइनस 240 प्लस 30, मतलब प्रॉफिट को प्लस लॉस को प्लस करके नेट मत लेना। लेना तो है, लेकिन एक बार के लिए प्रॉफिट वालों को अलग जोड़ो। तो सब प्रॉफिट वालों को अगर हम जोड़ेंगे तो 300 और 200 500, और 500 और 120 620, 620 और 30, तो प्रॉफिट वाले 650 आते। और लॉस वालों को भी अलग जोड़ो, लॉस वालों को अलग जोड़ोगे तो आएगा 100 और 240। अब एब्सोल्यूट फिगर लेना है, एब्सोल्यूट मतलब माइनस को भी प्लस कंसीडर करना है, मतलब नंबर्स को देखना है, सिर्फ प्लस माइनस छोड़ दो, प्रॉफिट तो प्लस ही होगा और लॉस माइनस ही होगा, लेकिन आपको एब्सोल्यूट फिगर में हायर लेना है। एब्सोल्यूट फिगर में हायर कौन है? अब भले मैं कहता हूं अगर यहाँ लॉस 1000 होता तो हम 10% किसका लेते? 1000 का। एब्सोल्यूट में जो हायर है, राइट? तो प्रॉफिट 650 और 340 बिना साइन के जो वैल्यू बढ़ी है, साइन कुछ भी हो, दोनों में से जो वैल्यू बढ़ी, भले प्रॉफिट की हो या लॉस की, उसका 10%। बस इनको इंस्टीट्यूट को मजा ही ऐसे आता है, ठीक है? ये कहते हैं कि भैया कोई प्रॉफिट, इसके पीछे लॉजिक ये कि प्रॉफिट और लॉस को अलग अलग कंसीडर का मतलब ये कि आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा। इसलिए इंस्टीट्यूट कहता है कि प्रॉफिट को अलग, लॉस को अलग अलग जोड़ो, ठीक है? जरूरी थोड़ी है कि आज जो प्रॉफिट दे रहा है वो कल लॉस नहीं दे सकता, या आज जो लॉस दे रहा है कल प्रॉफिट नहीं दे सकता। इसलिए प्रॉफिट को अलग जोड़ो, लॉस को अलग जोड़ो। दोनों का जो एब्सोल्यूट हायर है, एब्सोल्यूट हायर का मतलब क्या होता है? दोनों नंबर में से जो बड़ा है, आप तो ये मान लो, तो इधर 650 और 340 में बड़ा कौन? 650। तो 650 का 10% लेंगे, इसका 10% लेंगे तो कितना आएगा? 65। सर 65 का प्रॉफिट लेना है क्या? नहीं, 65 से जो भी नंबर बड़ा है, भले प्रॉफिट हो या लॉस, सारे रिपोर्ट होंगे। तो बताओ, फर्स्ट फिगर 365 से बड़ा है, रिपोर्ट होगा। फिर 265 से बड़ा है, रिपोर्ट होगा। 100 65 से बड़ा है, सर ये तो लॉस है ना, मैंने क्या कहा? 65 से बड़ा है कि नहीं, रिपोर्ट होगा। 120 65 से बड़ा है, रिपोर्ट होगा। 240 65 से बड़ा है, रिपोर्ट होगा। 30 65 से बड़ा है, तो प्रॉफिट तो है ना? नहीं होगा, क्योंकि ये 65 से कम है। बोलो समझ में आया? इसको हम बोलते हैं सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया। हाँ या ना? वापस से बताओ, थर्ड टेस्ट में थोड़ा सा बच्चा क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है। तो प्रॉफिट को अलग जोड़ने का, लॉस को अलग जोड़ने का, दोनों फिगर का एब्सोल्यूट हायर, एब्सोल्यूट हायर मतलब दोनों में से बड़ा बना, माइनस कंसिडर नहीं करना है। तो दोनों में से बड़ा कौन था? 650, उसका 10%, ये 10% फिक्स है। 65, 65 भले लॉस हो या प्रॉफिट, अगर 65 से ज्यादा है तो रिपोर्ट होगा। बोलो हाँ या ना? इसको बोलते हैं सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं बेटा? सेगमेंट रिजल्ट क्राइटेरिया। यहां पर एएस की थ्योरी होती है खत्म, कल से इसके शुरू होंगे क्वेश्चन। बोलो कोई डाउट? हर स्टैंडर्ड को पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? सेगमेंट इंफॉर्मेशन क्लियर हुआ? पक्का? एसेट और रेवेन्यू में तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट 10% लेना है। अरे रेवेन्यू का भी माइनस होता है, सेल्स कभी माइनस में आती है क्या? फिर तो बंद कर दो ना बिजनेस को। माइनस में क्या हो सकता है? प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट को अलग, लॉस को अलग, दोनों में से जो हायर होगा उसका 10%, वो रिपोर्ट होंगे सारे। बोलो कोई डाउट? कोई तकलीफ? समझ में आया? अरे समझ में आया? डन, थैंक यू। आज की क्लास है खत्म, आप लोग बाकी का कॉपी कर लीजिए। बोलो समझ में आया बच्चों? डन।